Alright, hi everyone. Good evening. आप लोग ये questions try करो. In the meantime, other students are joining in. Then we'll resume with our discussion. ठीक है, थोड़े easy questions ही हैं just to help you get back some of the earlier concepts of this chapter. Alright, क्या आ रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो 4r इज इक्वल टू √3 ये हो जाता है सिंपली. रेडियस ऑफ सोडियम एटम कितना आ जाएगा? करेक्ट, सी ऑप्शन आंसर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एफसीसी यूनिट सेल के बारे में बात करा जा रहा है. यहाँ पे कैसा रहेगा? करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा. 4r इज इक्वल टू √2a रहता है. अगला वाला बताओ. Edge length of the face-centered cubic unit cell in ionic lattice is this much. If the radius of the cation is this much, then what would be the radius of the anion? Right. So इसमें थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ that FCC यूनिट सेल में दो टाइप के voids होते हैं ना, has tetrahedral voids and octahedral voids. Right. So based upon that, you should be able to think of an answer. Try करो.
हाँ ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, साने का करेक्ट है यश। तो इसमें इफ यू नो ट्राई टू गेट द आंसर यूजिंग द टेट्राइडल वॉइड, तो आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। मतलब say if you say cation is in tetrahedral void, that means r plus plus r minus will be equal to 1/4 of the body diagonal. Like I hope you remember the visualization of where the tetrahedral void was. And यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो कटायन का साइज आपका आ जाएगा 109 पिकोमीटर, which is not matching with any of the options. Then the other option that you come up with is say cation in octahedral void. यहाँ पर the relationship that holds true is r plus r minus is equal to a by 2. एंड यहाँ से आप करोगे तो कटायन का रेडियस 144 पिकोमीटर आ जाएगा। सॉरी, कटायन का क्या बोल रहा हूँ मैं, आर माइनस का ना, ठीक है। ये फेस सेंटर्ड से ऑफ कोर्स वी यूज दैट √2a इज इक्वल टू 4r माइनस, तो इससे r माइनस आता है और r माइनस सब्स्टिट्यूट करके नहीं एक मिनट, सॉरी ये नहीं यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4r minus is equal to √2a. This would have been incorrect to use because of the cation present, distortion हो सकते हैं ना in the unit cell, right? समझ में आई? Is this clear? We say directly n of cation is equal to n of anion, so cation in octahedral void. समझा नहीं मैं? कैल्शियम ऑक्साइड में, हाँ मतलब इसमें ओके, रेडियस रेशियो रूल यूज हो रहा है ना, r प्लस अपॉन r माइनस। आप जब 94/146 कैलकुलेशन कर रहे हो तो विच वॉइड का यू नो रेडियस रेशियो रूल डज इट फिट इन, राइट? आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए पढ़ा था दैट r प्लस प्लस r माइनस hovers between 0.414 to 0.732, एंड ये कितना वैल्यू है? दिस इज लाइक अराउंड 0.64, तो ये सेंस बनाता है दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, है ना? ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस ट्राई करो। क्या आ रहा है अगला आंसर? जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत स्लो स्लो कर रहे हो तुम लोग। इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना ये चैप्टर। करेक्ट, A2B5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप करोगे तो
लाइक 8 into 1/8 इज ए, एंड फेस सेंटर में से एक जगह गायब हो गई ना, ये भी हो जाएगा. दिस इज रट्टा. याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है. क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए याद रखना पड़ेगा. ठीक है. ये सब जेई मेंस के पीवाई क्यूज हैं. एक जेई एडवांस का भी करवाता हूँ तुम लोगों से, इस साल का करवाता हूँ, इस साल जो क्वेश्चन पूछा था. पहले इसको क्लोज कर दो. ये 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन के आंसर और बता दो. एक मिनट. हाँ. ऑलराइट. क्या आ रहा है यहाँ पर इसका, लाइक आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन जज करना पड़ जाएगा. मतलब जैसे अगर मैं ये ऑप्शन रीड करता हूँ तो इसका मतलब कितना हो जाएगा. लाइक ए इज HCP यूनिट सेल, तो ए के इफेक्टिव एटम्स 6 हो गए, एंड बी 2/3 ऑफ 12, दैट इज 8 हो गया. तो इसका मतलब ये आपका आंसर A3B4 हो जाएगा. दैट इज नॉट करेक्ट, राइट. तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन टेस्ट करते हो, इसमें बी 6 हो जाएगा और ए 1/3 ऑफ टेट्राइडल वॉइड्स, दैट इज 4. तो ये आपका A2B3 मैच करेगा विद व्हाट इज गिवन. करेक्ट.
नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के बारे में बताओ। ठीक है साने का, करेक्ट। सीजियम क्लोराइड रहेगा ना, ये डी और ये सीजियम क्लोराइड रहेगा। ये बाकी सब तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ना, आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इस साल के जे एडवांस से पूछा था, बताओ इसका आंसर। नहीं यश, जल्दबाजी मत करो। हाँ ठीक है प्रत्याशा, करेक्ट आंसर।
मतलब यहाँ पर आप थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से भी सोच सकते हो. लाइक वन इज दैट यू गेट इनटू द होल कैलकुलेशन. The other is that you can also think about some option elimination as well. हाँ, राइट साने का, राइट ध्रुवा. हाँ, राइट सॉन्टी, राइट साहिल. लाइक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सी एंड डी तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट कर सकते हो. लाइक सी was the packing fraction in case of simple cubic. मतलब there was nothing x, तो भी like packing fraction 52% आता था. Right, this was for simple cubic, correct. अब अगर आपको देखना है, हाँ ये तो था, ये तो जब एफसीसी यूनिट सेल का होता था ना, व्हेन ऑल एटम्स वर सेम, एक्स वाज इक्वल टू वाई. ठीक है, बट मैं श्योरिटी से नहीं एलिमिनेट कर पाऊंगा ए और बी ऑप्शन में. मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा. मैं सी और डी को तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकता हूँ. ठीक है, बट 74% is when the size of x is equal to that of y, like it was in case of the FCC unit cell. But हो सकता है कि शायद यही आंसर वापस आ जाए. आई एम नॉट 100% श्योर. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा. तो अब मैं वो दिमाग कैसे लगाऊंगा, आप यहाँ पर नोटिस करोगे. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा. 2r माइनस इज इक्वल टू ए, राइट. यहाँ पर जो y है उसको मैं r माइनस बोल रहा हूँ और x को मैं r प्लस बोल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर 2r माइनस इज इक्वल टू a and r plus plus r minus, this is coming out to be half of the phase diagonal, है कि नहीं. तो हाफ इंटू रूट टू ए. तो बेसिकली यहाँ पर मुझे r प्लस जो है वो मिल जा रहा है 0.414 टाइम्स r माइनस. इतना मैं कर पा रहा हूँ, है कि नहीं. तो ये एक ही जगह मैं लिख दूंगा ना, 2r माइनस अपॉन रूट टू, तो ये रूट टू r माइनस हो गया. तो r प्लस बेसिकली 0.414 r माइनस हो गया, है ना. अब यहां पर आप नोटिस करना, वॉल्यूम ऑफ r माइनस इज 52% वॉल्यूम ऑफ द सेल, है कि नहीं. राइट, एंड z ऑफ r माइनस वाज 1. अभी अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑफ r प्लस के ऊपर कमेंट करने के लिए बोलूं तो आप कमेंट कर पाओगे. मल्टीपल तरीके हैं मतलब देखो करने के. मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दैट वॉल्यूम ऑफ r प्लस, मतलब ठीक है यार, आप लोगों को आई थिंक मैं एकदम ट्रेडिशनल मेथड से करा देता हूँ. फास्टर करने के चक्कर में
आप लोग शायद समझ नहीं पाओ, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को, राइट। अब अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, z of the cation into 4 by 3 pi r plus cube of the cation plus z of the anion into 4 by 3 pi r minus का cube of the anion upon a cube which is 2r minus का cube, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 63% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में आयोनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे एंड आई होप आप लोगों को वो समझ में आए होंगे, हाउ आयोनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर्स आर सपोज्ड टू बी रिमेम्बर्ड. So you have to remember the examples and the visualization that where the cations and anions are going to be. Now उसके जो results होंगे, ठीक है, that उसके अंदर like what would be the formula unit or what would be the coordination number of cation anion or effective number of cations और anion, ये सब आपको based upon that visualization कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। उनको रट्टा नहीं मारना आना चाहिए, क्योंकि यही एडवांस में जैसा आपने ये क्वेश्चन देखा, इट वाज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, वो जो रट्टा है वो कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक से आपको यहाँ पे स्क्रैच से करना होता है, ठीक है। वो जो फास्टर था वो मैं ऐसे बता रहा था दैट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ वाई है ना, वाई बोल लो या फिर अनायन बोल लो, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाई was 52% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये अपन को याद है ना रिजल्ट पैकिंग फ्रैक्शन का ऑफ सिंपल क्यूबिक, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ एक्स जो होगा, ठीक है, नोटिस करना, इट विल बी 0.414 का क्यूब, 0.414 का क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाई multiplied by 3. Why this 3? Because effective number of atoms of y was 1 and effective number of atoms of x was 3, right? तो 3 times, और वो आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम आर क्यूब से रिलेटेड होता है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक जस्ट रफ एनालिसिस, 0.414 को 0.4 भी मान लोगे तो 0.4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.064, तो ये बेसिकली पॉइंट ऐसे 2 times रफली अप्रोक्सीमेटली 0.2 times वॉल्यूम ऑफ वाई आ जाता है यार, 0.2 times, एक मिनट, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट 3 times आ जाएगा ना, तो 0.414 raised to the power of 3 into 3.2, ठीक है, हाँ रफली करेक्ट, 0.2 times आ जाएगा। एंड दिस विल ट्रांसलेट टू हाउ मच ऑफ द सेल, 0.1 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल, है ना, क्योंकि y जो है वो खुद 50% है, तो इनको आप एडअप करोगे 10% और 52% को, तो अराउंड 62% आ जाएगा ना, विच इज क्लोज टू बी ऑप्शन। समझ में आया? मतलब दिस वाज
way which I did, because by looking at the options, I could have avoided all this calculation. Okay, or even मतलब you could have done this calculation and got the answer. इतना बड़ा अंतर नहीं है देखो. ठीक है. अच्छा, now कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में हम ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है. आयनिक सॉलिड्स वर द मेन फोकस. आयनिक सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स. कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में एक एग्जांपल जो डायमंड का है वो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए. लास्ट क्लास में मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर भी बताया था. दैट डायमंड हैज अ जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, ZnS जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट. उसमें कैसा रहता था, FCC यूनिट सेल बनाते हैं कार्बन के एटम्स, एंड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. And based upon that, I had asked you to do a number of calculations. Nearest neighbors के बीच का distance as well as packing fraction and all of that. Silicon carbide is also an example of a covalent network solid which has a similar structure like zinc sulfide, zinc blend structure. इसमें carbon forms the FCC unit cell and all tetrahedral voids are occupied by the silicon atoms. Another structure worth remembering amongst covalent network solids is that of graphite. ठीक है. ग्राफाइट में ऐसे 2D हेक्सागोनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ कार्बन, एंड बिटवीन दोज लेयर्स यू हैव वैन डर वाल्स फोर्सेस. ठीक है. So coordination number of an atom of carbon is 3 only, like it is bonded to 3 atoms. The fourth is like a free electron. This is what is responsible for the soft nature as well as highly conducting nature of graphite, right. एंड एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मैंने आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया हुआ था. आइस का स्ट्रक्चर लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है. यहाँ पर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है 3D, जहाँ पर ईच H2O molecule is bonded, hydrogen bonded with neighboring molecules. Like each H2O molecule has 4 hydrogen bonds around it. However, if you are being asked average number of hydrogen bonds per molecule, the answer will come out to be 2, because each hydrogen bond is shared between 2 molecules. Right? ये भी कुछ worth remembering structures हैं जो कि आपको ध्यान में रहने चाहिए. Right? ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये एग्जांपल क्लियर है सबको. All right. So with this we move on to the last part of the chapter, which is imperfections in solids or crystal defects. ठीक है. So ये crystals हम लोगों ने पढ़े थे, crystalline structures. इनमें we find that practically there are certain defects, as in if I take an overview of this defects, so you have plane defects, line defects, and point defects, like the categorization of defects that happens. However, the plane defects and line defects are pretty difficult and fortunately not part of our syllabus. So we only focus on point defects. Now, as per the names of these defects, आपको एक general idea लग रहा होगा what these defects would be. So जैसे for example, if I'm talking about plane defect, तो plane defect would be, एक plane ही अपनी जगह से गायब हो गया या इधर-उधर shift हो गया, plane of atoms. Line defect में an entire row of atoms shifted. Right? Point defect में particular lattice position से atoms गायब हो रहे हैं या dislocate हो रहे हैं. Like that is the kind of idea that you would be getting. So yes, our syllabus focuses on these point defects only. Now these point defects can be further classified, यहाँ पे notice करना, into 3 categories: stoichiometric defect, non-stoichiometric defects, and impurity defects. As per the name आपको समझ में आएगा. Stoichiometric defects mean that despite this defect, the stoichiometry is not influenced. तो जैसे if NaCl has a stoichiometric defect, then even the defective crystal will have Na plus and Cl minus in 1:1 का ratio. The stoichiometry is not impacted. But in case of non-stoichiometric defects, for example FeO, if it has a non-stoichiometric defect,
then the ratio of the cation and anion gets impacted. For example, say you will have something like Fe 0.980. The ratio is not 1:1, which was supposed to be in a perfect crystal, right? Impurity defect, इसमें तो क्या हो जाएगा, like some other element will actually come in instead of the actual cation or anion. So it is an impurity defect. ठीक है, हाँ हम लोग देखेंगे इन सब की डिटेल्स एक एक करके. नाउ विद इन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, यहाँ पे नोटिस करना, there are two types that are classified over here. This is called as a Schottky defect और Frankel defect. ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं. What do I mean by them? वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा once I start the details. एक बार जस्ट मैं पहले ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में you have two types. There is metal excess defect and metal deficiency defect. राइट, ये जो स्टोइशियोमेट्री बिगड़ रही है यहाँ पर, उसमें ऐसा हो सकता है कि मेटल ज्यादा हो एज पर द रिक्वायर्ड स्टोइशियोमेट्री, या फिर मेटल कम हो एज पर द रिक्वायर्ड स्टोइशियोमेट्री. तो वी क्लासिफाई देम एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. लाइक ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है, विच कैटेगरी वुड यू पुट इट इन, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी? फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा होगा ना, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया. लाइक जितनी स्टोइशियोमेट्री चाहिए थी उससे कम ही मेटल प्रेजेंट है ना यहाँ पर. करेक्ट. नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के बारे में नोटिस करना, इसमें भी देयर आर टू सब कैटेगरीज ओवर हियर. एक है विच इज रिटन दैट ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी, मतलब अनायन अपनी जगह से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेटल्स का रेशियो ज्यादा हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट. या फिर एक्स्ट्रा कटायंस आने लग जाए इन इंटरस्टिशियल साइट, उससे भी मेटल्स का रेशियो ज्यादा हो जाएगा, तो दैट विल बी आल्सो पुट अंडर मेटल एक्सेस डिफेक्ट. वैसे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, कटायन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कटायन अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, राइट, तो मेटल जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा. और इट कुड बी दैट देयर इज एक्स्ट्रा अनायन एट द इंटरस्टिशियल साइट, जिसकी वजह से अनायन का रेशियो ज्यादा हो गया, कटायन का रेशियो कम हो गया और मेटल डेफिशिएंसी बोल सकते हैं. हाउएवर एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली क्रॉस लगाया हुआ है, ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है नॉट फाउंड, बिकॉज anions are typically large in size. तो they being present at interstitial sites, interstitial sites मतलब जो बीच की खाली स्पेसेस होती हैं, वाइट स्पेसेस होती हैं, उनमें बड़े साइज के आयंस थोड़े ना आ पाते हैं, उसमें छोटे साइज के कटायंस वगैरह फिर भी आ जाएंगे, तो दिस इज टिपिकली नॉट फाउंड. ठीक है, अब इनकी एक एक की डिटेल्स में जाना शुरू करते हैं हम लोग. एक एक क्लासिफिकेशन जो था वो क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में आया? अच्छा, अब सबसे पहले जाते हैं हम लोग शॉटकी डिफेक्ट के बारे में. तो शॉटकी डिफेक्ट इज अ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. क्या बोला जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे समझना. शॉटकी डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेकेंसी पेयर डिफेक्ट, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, आप नोटिस करोगे, इट इज बेसिकली अ वेकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड. दैट इज यहाँ पर कटायंस एंड अनायंस पेयर में गायब होते हैं. तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल crystal structure है जिसमें you have a regular pattern of arrangement of cations and anions, but you can see that there are certain voids, there are certain locations जहाँ पर से cation and anion गायब हो चुके हैं. So these are called as Schottky defects. तो typically इसमें electrical neutrality maintained रहती है because the cation and anion are missing in equal numbers. A vacancy in cationic site is accompanied by a vacancy in the anionic site. ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट ये कॉमनली ऐसे सॉलिड्स में मिलता है जहां पर यू नो सिमिलर साइज के कटायन अनायन रहते हैं एंड यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है. ठीक है, ये एग्जांपल्स आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेंगे टू रिमेंबर, सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स. NaCl, KCl, CSCl, AgBr are the commonly cited examples as per the NCERT. तो we need to remember that इनमें ये Schottky defect मिलता है. Are there other examples? Of course there are other examples, but these are the ones that are present in NCERT. So मतलब आप इनको जरूर ध्यान रख लेना. ठीक है, जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, एडवांस में ऐसे एग्जांपल्स का रट्टा नहीं रहता. They are typically conceptual questions only. ठीक है,
हाँ हाँ, मतलब वो एक आपको डेफिनेटली दिमाग में रहेगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है ना, CSCL में देर इज अ साइज का डिफरेंस, सिमिलर साइज तो नहीं है ऑफ कोर्स, देर इज अ साइज का डिफरेंस, बट यस देर इज अ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एसोसिएटेड विद देम, 8 8 रहता है ना दोनों का, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द शॉर्टकट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, रीजन बीइंग बिकॉज द आयंस आर गोइंग टू बी एब्सेंट, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ट्राई करो बेस्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग, फटाफट फटाफट। ऑलराइट, कैसे सोचा इसका आंसर? करेक्ट, ये ऑप्शन आंसर रहेगा। राइट, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? यहाँ पर दो डेंसिटीज दी हुई हैं, one is higher, the other is lower, so definitely the one which is lower is the actual density, the higher does not take into account the voids, right? So density lower upon density higher would give you an idea of the fraction of the occupied sites, and hence 1 minus that fraction will give you the idea about unoccupied sites, ठीक है? समझ में आया ये? लाइक ये वर्ड नहीं समझ रहे आएंगे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेंसिटी, लाइक पी साइलेंट है, वाई साइलेंट है, के साइलेंट है, क्या कहते हैं, क्या इसको नहीं पता आपको, एक्सरे डेंसिटी क्या होता है नहीं पता आपको, ठीक है। बट कॉमन सेंस से हम लोग चलेंगे तो कैसे समझ में आएगा दैट दो टाइप की डेंसिटी है, एक लोअर एक हायर, तो जो लोअर वाली है वो करेक्ट होगी, हायर वाली क्या होगी, दैट वुड नॉट बी टेकिंग इनटू अकाउंट द शॉर्ट की डिफेक्ट्स। समझ में आया ये? ठीक है, देन नेक्स्ट देखो फ्रेंकल डिफेक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। दिस इज यूजुअली फाउंड इन एग्जाम्पल्स जहां पर देर इज अ significant difference between the size of cations and anions.
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दैट जो स्मॉलर साइज कटायन है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर किसी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा. तो इट इज अ dislocation defect. Like the smaller size ion, usually the cation gets dislocated from its original site. ठीक है. Now, as a consequence of this, the density won't change because the ions are not missing. They are present inside the solid, but not exactly at their prescribed positions. ठीक है, समझ में आया फ्रेंकल डिफेक्ट? हाँ, interstitial site means voids. Yes. ठीक है. अच्छा, these Frenkel and Schottky defects, they are also called as thermodynamic defects. Reason being that these defects arise because of the energy present in the ions because of increase in temperature. Like if you remember the the third law of thermodynamics. So the third law of thermodynamics talks about a perfect crystal at 0 Kelvin. Right, जिसका हम लोग बोलते हैं that there is only one possible microstate and the entropy associated with it is 0. Right, because of an increase in temperature, there is this energy that starts to add up. Because of that, vibrations occur and the ions can get dislocated from their original positions. So these defects are also referred to as thermodynamic defects. Okay. Now, let's look at the next one, which is metal excess defect due to anionic vacancy. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप एक बार पहले रीड कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. metal excess defect due to anionic vacancy. एक बार quickly read this. ऑलराइट, पढ़ा सबने? तो क्या कहना चाह रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी? तो यहाँ पर आप नोटिस करना that you have a regular pattern of arrangement of cations and anions, and in that
what we are observing is that anion is missing from its site, and electrical neutrality is still maintained because there is an electron present in that missing site instead of the anion. Such point where this defect arises is called as a F center. Now, this F center is quite important because it provides certain unique characteristics to the crystals. One, you can say, is imparting color, right? Because यहाँ पर ये जो electron present है, it's an unpaired electron, and the energy levels which it can be present in are such that visible region के radiations के साथ it can interact. So because of those defects, the crystals can have particular colors. This also impacts paramagnetic nature to the crystal as well because of this unpaired electron. Because of this, there is this semi-conduction property that the crystal also shows. ठीक है, ये N type क्या होता है वो मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, but यहाँ पर you can understand, you all understand semiconductor, right? So based upon electrical conductivity, we classify solids into three kinds: conductors, insulators, and semiconductors, right? So a perfect crystal would be an insulator because the ions are stationary, they can't move from one region to another region. But a defective crystal can be of use in terms of its electrical properties. These defective crystals can behave like semiconductors. So this electron that is present at the anionic site can be responsible for some degree of conduction, that it puts the crystal in the category of semiconductors. Okay. Now, how such defect got created, उसके बारे में एक paragraph दिया है आपको. ठीक है, that in order to create such defects, what you can do is that you take a crystal of NaCl and you heat it in the atmosphere of sodium vapor. So what it does is it takes away the anions from inside, like the sodium atoms will get deposited on the surface, and those will attract the chloride ions, okay, which will diffuse to the surface of the crystal and combine with those sodium atoms to give you NaCl. As a consequence, वो जो क्लोरीन वाली जगह थी जहां से क्लोराइन आयन निकला था, वो जगह वेकेंट हो जाएगी, and the electron which is released upon this combination of Na with Cl minus gets back into that anionic site, and this F center is what is responsible for providing such properties to the defective crystal. Again, I would insist you remember these examples. In fact, you go ahead and remember the colors that are imparted to these examples because of this defect. Like NaCl gets yellow, KCl gets lilac, LiCl gets pink color because of this metal excess defect due to anionic vacancy. ठीक है, ये N टाइप क्या होता है ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. अभी के लिए इतना समझ में आया आप लोगों को? What is metal excess defect due to anionic vacancy? Is this clear? ठीक है. Then next आप यहाँ पे read करो metal excess defect due to extra cation at interstitial site.
इसको रीड कर लो एक बार. ऑलराइट, पढ़ा सबने ये? हाँ. तो इसमें कैसा डिस्क्राइब किया जा रहा है आपको? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक, sorry, due to extra cation at interstitial site. So what it is saying is that यहाँ पर, say for example, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है. नाउ जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल वैसे वाइट कलर का होता है एंड अपॉन हीटिंग इट बिकम्स येलो. ये आप लोगों ने, आई थिंक जो आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो गए उन लोगों ने ये देखा भी होगा कभी लैब में, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में. राइट, जिंक ऑक्साइड वाइट होता है इन रूम टेम्परेचर, को हीट करोगे तो येलो हो जाता है, वापस ठंडा करोगे तो फिर से वाइट हो जाता है. राइट. तो इसमें क्या हो रहा है? आप नोटिस करोगे अपॉन हीटिंग द फॉलोइंग रिएक्शन हैपेंस. दैट जिंक ऑक्साइड में the zinc ions and oxide ions behave in such a manner that the oxide ions combine to form O2, like oxygen gas, and leave the crystal. Right. Now, as a consequence, ये Zn2 plus ions है जो बच जाते हैं क्रिस्टल में. अब ये जो Zn2 plus बच गए क्रिस्टल में, what happens is that because उनके neighboring O2 minus ions तो ऑक्सीजन बन के निकल गए, but these Zn2 plus ions still remain, and what they do is they move inside the crystal and occupy certain interstitial sites, certain void spaces, right? And the electrons which were left because of this reaction also occupy neighboring sites. So overall, in this crystal, what we find is that the zinc ions ka ratio becomes more than their stoichiometric amount. Okay, zinc and oxygen were supposed to be in 1:1 stoichiometry, but the oxygen, it like went away and left the zinc 2 plus ions, right? So this stoichiometry got skewed in a manner that the metal became excess due to extra cations at interstitial sites. ठीक है, समझ में आया यश? Again, these electrons which are present are responsible for imparting color and also showing semiconduction. ठीक है, यहाँ पे भी n टाइप सेमीकंडक्शन रहेगा. Although what means by n type वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. ठीक है. Then you have metal deficiency defect due to cationic vacancy. ठीक है, एक बार इनके बारे में भी रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
ऑल राइट, लीड करा सबने. नाउ अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी. तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है, दैट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज टिपिकली फाउंड इन कंपाउंड्स of transition metals that exhibit variable valency. So classic example being shown is that of FeO. Right, FeO का एक regular crystal जो होगा उसमें you will have a regular pattern of arrangement of Fe2 plus ion and O2 minus ion. However, what we find in some of these crystals is that instead of some Fe2 plus ions, there are some Fe3 plus ions that are present. In order to maintain the electrical neutrality, we see that instead of 3 Fe2 plus, there will be 2 Fe3 plus, and one will be a void. So such a defect is called as a metal deficiency defect. It's a non-stoichiometric defect. It impacts the stoichiometry and decreases the amount of metal in the crystalline solid. Now, this void or this hole, which is the absence of the cation there, is responsible for semiconduction as well. And this type of semiconduction is called as p-type semiconduction. So I'll again give you a brief what is meant by n-type and p-type semiconductions. अभी यहाँ पर just note करके लिख लेते हैं. Now ऐसे टाइप के डिफेक्ट्स के ऊपर कई बार एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. Something asking you in the following manner, that let's say you have a defective crystal which is say Fe 0.930, then can you give us the ratio of the Fe2 plus and Fe3 plus ions that are present in this defective crystal? ठीक है. Important hint will be to maintain electrical neutrality. See if you are able to get an answer to this question.
ऑलराइट, कैसे करेंगे आंसर इसको? फॉर, जैसा आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe 0.93 हो, तो यू कैन रीड इट इन द फॉलोइंग मैनर दैट फॉर 100 ऑक्साइड आयंस, राइट, there are 93 ions of iron, say X Fe2 plus and Y Fe3 plus. So X plus Y is 93. That is one equation. The other equation will come from electrical neutrality. So the charge of the 100 oxide ions will be minus 200. That has to be compensated by the charge of the cations. Fe2 plus का 2 है, 3 plus का 3 है, तो 2x plus 3y should be equal to 200. Solving this, we get x is equal to 79 and y is equal to 14. समझ में आया कैसे करना था? चलो एक बार और ट्राई कर लो. Try it with this question. Let me not show the options. क्या करा यश तुमने? 2 is equal to 0.93 x and 0.931 minus x. हाँ तो ठीक है ना, आपको x का वैल्यू मिलेगा, but that x into 0.93 will give you the Fe2 plus ions, and 1 minus x into 0.93 will give you the Fe3 plus ions, na? And that is the ratio that we should compute. The value x itself isn't the answer. हाँ, correct. Around 4%, 4.08. 2 by 49, correct. ठीक है, समझ में आया ये कैसे करना है?
All right. Then you have impurity defect. This was the last one, in which we say that instead of the elements that were supposed to make the crystal, there is some foreign element, some impurity that came in. So if you notice this example, that molten NaCl के अंदर अगर हम थोड़ा SrCl2 डाल देते हैं और फिर उसको crystallize करते हैं, then what we find is the crystal has impurity defects. So instead of the regular pattern of arrangement of cation and anion, यहाँ पर we are observing that दो Na plus की जगह पर एक Sr2 plus आ रहा है और एक एक वैकेंसी रह जा रही है, right? So this is your impurity defect. इसमें एक क्विक कैलकुलेशन अगर आप देखोगे in this example, so the cationic vacancies are going to be equal to the number of Sr2 plus ions that are there. So if you are asked a question something like this, that NaCl is doped with 2 into 10 की power minus 3 mole percent SrCl2, then what will be the concentration of cationic vacancies? Your answer is exactly the same, 2 into 10 की power minus 3 mole percent. बट अगर यहाँ पे ऑप्शन जैसे पर मोल दिया हुआ है तो ठीक है, आप इसको मोल से मल्टीप्लाई कर लो, Na से मल्टीप्लाई कर लो, एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ cationic vacancies. ठीक है, समझ में आया इम्प्योरिटी डिफेक्ट? All right. नेक्स्ट आप यहाँ पे आप नोटिस करना, electrical conduction in solids. So this is something to give you the background of that n-type p-type semiconduction जो मैंने बात करा था ना, shown by the defective crystals. तो उसका एक background यहाँ पे हम develop कर रहे हैं. So we have a solid and we apply a potential difference across it. Then the amount of current that flows, right, the conductivity it shows, helps us classify solids into three categories: conductors, insulators, and semiconductors. Like with common examples, you will have an idea of their conductivity in SI units. So the conductors show really high levels of conductivity. Like semiconductors have a very broad range. Silicon and germanium, like examples of semiconductors. Insulators have a very, very poor conductivity values. Now, अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, these are of interest to us. इसमें आप नोटिस करना, we say pure semiconductors, इनको intrinsic semiconductors भी कहते हैं, like silicon and germanium, right? They have a 3D arrangement of atoms like they're solids, in which the electrons can flow from one region to another region upon applying a potential difference, but that flow is not as high as conductors. That's why I put them in semiconductor category. अब ये जो इनका conduction है, like if I apply a potential difference across this solid, that conduction can be increased by two ways. One is increasing temperature, or by doping them with certain impurities. So doping them with certain impurities or adding certain impurities makes what we call as extrinsic semiconductors. These doped semiconductors can be classified into two types, n-type and p-type, depending upon what is it that we are doping them with. So let's notice यहाँ पर सबसे पहले n-type, that when silicon is doped with group 15 elements like phosphorus या arsenic, it will lead to an extrinsic semiconductor which is called as n-type semiconductor. Now, why is it called an n-type semiconductor? थोड़ा सा हम यहाँ पे
जूम इन करके नोटिस कर लेते हैं। तो इसमें कैसा रहेगा आप ऑब्जर्व करोगे, यू हैव ऐसे सिलिकॉन, मोल्टन सिलिकॉन होगा। मोल्टन सिलिकॉन में आप ये फॉस्फोरस या आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, तो जब फिर ये सॉलिडिफाई होगा तो फिर क्या होगा, जहां पर सिलिकॉन प्रेजेंट होना होगा कुछ लोकेशंस में, वहां पर उसकी जगह फॉस्फोरस प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। अब फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 में से 4 तो वो यूज करके सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड कर लेगा, बट एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री रहेगा। ठीक है। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन is going to help increase the conduction of the semiconductor, and this, the way in which it helps is called as n-type semiconduction. Okay, so upon applying a potential difference, this free electron can migrate from one region to another region relatively easily as compared to the other electrons. So this helps in increase in the conduction. नोटिस करना, यहाँ लेफ्ट में मैंने नेगेटिव चार्ज लिख के काटा हुआ है, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलिकॉन भी न्यूट्रल था, फॉस्फोरस भी न्यूट्रल था, उनको मिलाया तो भी व्हाट वी हैव इज अ न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। इट इज नॉट सम नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर और एनीथिंग, इट जस्ट हैज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री। इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यू कैन सी पर फॉस्फोरस एटम इज फ्री, विच इज रिलेटिवली इजी टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, इंक्रीजिंग द कंडक्टेंस। ठीक है। राइट हैंड साइड पे आप नोटिस करना, we have p type semiconductors. p type semiconductors are, say for example, if you have silicon doped with group 13 elements like boron या गैलियम से आपने डोप कर दिया, तो उसमें क्या होता है, when the crystallization happens, like when this like boron occupies lattice side instead of silicon, तो इसके 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज करके सिलिकॉन से बॉन्ड कर लेता है, बट यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी है। राइट, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं होल। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन कंडक्शन। कैसे? नेबरिंग साइट्स से इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप ओवर इनटू दिस होल, क्रिएटिंग अ होल इन देयर ओरिजिनल पोजीशंस। राइट, तो जैसे यहाँ पर ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जो होगा, लेट्स से वो यहाँ पे जंप कर गया और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, तो अपेरेंटली upon applying a potential difference, electrons are hopping from one region to another region, but it looks like the whole is migrating. Right, so this kind of mechanism of conduction, this is called as p-type semiconduction, and hence the word p-type semiconductor. Again, p-type semiconductor में p does not stand for positive. ठीक है, there is nothing like positive charge over here. सिलिकॉन भी न्यूट्रल है, बोरॉन भी न्यूट्रल है, इनको मिला दिया तो भी वी हैव अ न्यूट्रल सेमीकंडक्टर होगी। यहाँ पर ये जो होल है, दिस इज नॉट सम पॉजिटिव रीजन, राइट, व्हाट इट इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स it has lesser electron density and hence it is called as a hole, not a positive charge or anything. ठीक है, these are finer details which you should be aware about. ये समझ में आया एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्शन क्या होता है? बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे इफ आई आस्क यू? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, लेट मी जस्ट रब द आंसर्स फॉर वंस। ठीक है, फटाफट फटाफट, बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड राइट नाउ, आप आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का?
right? Germanium, selenium, arsenic, राइट, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ करें. पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होने चाहिए ना. यस, बोरॉन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट. इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब देयर इज नो चार्ज एक्वायर्ड. एन टाइप सेमीकंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर देन 4. ठीक है, तभी वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा. देन which kind of defect is introduced by doping? ये वाले जो सारे डिफेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर विद रिस्पेक्ट टू एटम्स और आयंस, राइट? बट इन केस ऑफ like what we are doing over here, right, semiconductors, you can say that they are more like impurity defect. ठीक है, electronic defects, and or you can also call them as impurity defect. So that would be the correct answer. Then silicon doped with electron-rich impurities, it forms N-type semiconductor. ठीक है, ये मैपिंग कर लो एक बार फटाफट.
Mg in solid state, correct? It's an electronic conductor. MgCl2 in molten state, it will be an electrolytic conductor because of the ions. Silicon with phosphorus will be N-type and germanium with boron will be P-type, right? So DCBA लग रहा है, ठीक है? क्लियर है ये? अच्छा, देन ये एक एग्जांपल नोटिस करना. दिस इज मोर लाइक समथिंग टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी, more a point to remember. So the question asks you that which of the following solid is not an electrical conductor. Now, if you did not know about the details of this question, then you will end up answering like that, yes, magnesium is, but rest of them are not. Right? Because iodine, this is like a molecular solid. H2O, this is like a molecular solid. Right? So they are not good conductors as such. Okay. And ionic compounds, like they are also poor conductors in solid state. यहाँ bracket में S लिखा हुआ है, right? So you will not put B option as the answer as well. However, magnesium and titanium oxide both are good conductors of electricity. तो यहाँ पर आपको ये set of examples ध्यान में रखने होंगे. That it is interesting to learn that transition metals, some of them actually show, unique electrical properties. Like some of these ionic compounds, titanium oxide, chromium dioxide, rhenium trioxide, they behave like metals. Like their conductivity is quite high. And यहाँ पर the conductivity के लिए reason भी note करना that it is not because of the ions, it is again because of the electrons only. What it says is that the 3D electrons, they are able to move freely from one region to another region, responsible for increasing the conductance of the ionic solid itself. So similarly, there are certain oxides like vanadium ke oxides and titanium trioxide that show metallic or insulating properties depending upon temperature. So a change in temperature can change their electrical properties. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे which are there in NCERT. ये भी आपको ध्यान में रखने चाहिए. ठीक है, नाउ ठीक है, ये तो वही सेट ऑफ एग्जांपल्स हो गए ऊपर. अब यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में आप ध्यान से ऑब्जर्व करना. सो ध्यान से सुनना और समझना. इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था ऑफ एटम्स. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स और आयंस. अभी हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना बैकग्राउंड किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था. दैट these fundamental particles, electrons, protons, neutrons, they all are tiny magnets. They possess intrinsic magnetic behavior, and because of that, every atom is also a tiny magnet. तो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी लिखा था, देखा था, दैट एटम्स बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स
and they have this inherent source of magnetism because of these particles present inside them, electrons, protons, and neutrons. However, in an atom, the source of magnetism is primarily the electron. Okay, the nucleus does contribute, but it is 1,000 times weaker. So we take or write the statement in the following manner that all atoms have inherent source of magnetism primarily because of electrons, and that is the electrons ka orbital motion, like electrons moving around the nucleus, and also the intrinsic spin that they possess. ठीक है, जो spin quantum state से related है. Now, इसमें हमने further ये note किया था that in most materials the magnetic response of the electrons cancel out, but the atoms in which they have unpaired electrons, the cancellation is incomplete. Then they show a different kind of response to an external magnetic field. What was that response? तो हमने यहाँ पर देखा था that the response was called as diamagnetism or paramagnetism. Right? In case there were no unpaired electrons in the atom or the ion that we were observing, so it was showing weak repulsion towards an external applied magnetic field, very, very weak repulsion. Such a behavior was called as diamagnetism. Like for example, argon का atom हो गया, magnesium का atom हो गया, या फिर N2 का molecule हो गया. आपने molecular orbital theory में देखा था, इसमें भी कोई unpaired electron present नहीं होते. So because of these unpaired electrons, it shows a weak repulsion towards an external applied magnetic field. We call this as diamagnetism. It is very weak in nature. You need really sensitive techniques to measure such behavior. However, if let's say the atom or the molecule has unpaired electrons, like for example, sodium atom, chlorine atom, या O2 molecule, right? They have unpaired electrons. Then what we find is that such atoms or such molecules, they show weak attraction, ठीक है, not super strong, stronger than diamagnetism, ठीक है, but absolute manner में still weak ही रहता है. Weak attraction in the presence of an external magnetic field. This behavior is called as paramagnetism. Right? ये याद आ रहा है आप लोगों को? This was something that you had studied in atomic structure. Now, when studying this, we come across this observation. Okay, that chromium का configuration अगर आप देखोगे, तो chromium के अंदर 6 unpaired electrons होते हैं. Right? If you remember the chromium का atom का configuration, so it's a very magnetic atom because it has unpaired electrons and quite a few of them. But when it comes to the solid chromium, okay, chromium as a bulk solid collection of atoms, we find that chromium is non-magnetic in nature. We find that it does not show magnetic properties. So there is something interesting that happens when we jump from the scales of atoms to the scales of solids, collection of atoms. तो यहाँ पर notice करना comes the concept of domains. What do I mean by that? So in solids, okay, in solids are basically collection of atoms. What we find is that we can have, okay, it's a can, it's not a must. Okay, we can have collection of atoms with their magnetic moment aligned in a direction. Right? What is magnetic moment? Magnetic moment is response to an external magnetic field. It's a vector quantity. So in a solid, you can have collection of atoms जिनके magnetic moments aligned हैं in a direction. Such a collection of atoms or such a region is called as domain.
ठीक है, तो ऐसे जो ये एटम्स है, सॉलिड्स है, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनमें ऐसे डोमेन्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है that when an external magnetic field is applied, these domains can do the following. There are three possibilities that these domains can do. One is they all align in a direction induced by the external magnetic field. The other is that these domains align parallel or anti-parallel and cancel out each other. The third is that these domains align parallel or anti-parallel, but then don't cancel out each other. Now, depending upon these three outcomes that are there when these solids are present in an external magnetic field, we see three types of behavior. We call them ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic. So in this first case, जहां पर आप notice कर रहे हो, when the substance is placed in the magnetic field and all the domains get oriented in the direction of the magnetic field, a strong magnetic effect is produced and it is called as ferromagnetism. Please remember the examples: iron, cobalt, nickel, as well as certain oxides like chromium oxide, CrO2. These get strongly attracted by an external magnetic field. In fact, this ferromagnetism persists. Okay, this ordering of domain persists even after the magnetic field is removed. And the substance is what we are seeing as a permanent magnet. Then you have antiferromagnetism, which was the classic example of chromium. इसमें कैसा था? There were domains, but then on applying an external magnetic field, the domains align in manner that half of them are in parallel to the orientation of the external magnetic field and half of them are opposing it. So they cancel out each other. They cancel out each other's magnetic moment. This is called as an antiferromagnetic solid. Chromium is the classic example. You can remember the other like FeO and MnO oxides as well. Then you have ferrimagnetism, in which it is observed that when external magnetic field is applied, the magnetic moments of the domain align themselves in parallel and anti-parallel direction, but in unequal numbers. So they don't really cancel out each other totally. So there is a response that is shown to the external magnetic field. These substances do get attracted. Okay, it's a noticeable attraction. Of course, weaker than what is found in case of ferromagnets. Okay, so this is called as ferrimagnetic substance, and these are some common examples: Fe3O4, Mg, Fe2O4, Zn, Fe2O4, and these are some common examples which you should keep in mind. ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये मिसलेनियस पार्ट्स थे इस चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड. कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाया है, एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एज वेल एज दीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द डिफेक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, so this finishes off your chapter of solid state. ठीक है, next class में, that is tomorrow, we will, I think tomorrow ही है ना, we have lectures tomorrow or day after tomorrow. No, we have lectures tomorrow itself. We will start with the next chapter, that is liquid solutions. ठीक है, आप लोग इसकी बुकलेट को कंप्लीट करना शुरू करो. In the meantime, we'll also find time for discussing the doubts as well. ठीक है.
चलो ऑल राइट देन, किसी को कुछ डाउट पूछना है, एनी क्वेश्चंस? मेटल एक्सेस सोल्यूशन इज अ स्मॉल चैप्टर, नहीं इतने ही 4 लेक्चर लग जाएंगे उसमें भी, 4 लेक्चर तो लगेंगे। हाँ छोटा ही है, मतलब सॉलिड स्टेट भी छोटा ही था। हाँ क्या कह रहे हो यश? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस वाला, ये वाला? हाँ क्या देखना है इसमें मुझको? इसमें जो अनायन है वो लैटिस से गायब हो गया ना, ठीक है? इट इज नो मोर पार्ट ऑफ द न्यू लैटिस, so the new lattice which has got cations or anions has got now extra cation, ठीक है? ये ऐसे बीच में से गायब नहीं हो रहा है ना, लाइक सरफेस से गायब हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज, मतलब ये ठंडा होने पर वापस से लाइक व्हाइट कलर अक्वायर कर लेता है ना, तो इसके सरफेस पे वापस से ऑक्सीजन आकर जिंक 2 प्लस आयन साथ में ऑक्साइड आयन बनाने लग जाता है। हाँ हाँ डेफिनेटली मस्ट है, एनसीईआरटी इज सपोज टू बी रेड, बिकॉज इस चैप्टर से भी आपको जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर।